सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 43, and it is for class 9 student. It has taken from the subject Social Science, History, chapter number 3, and we will discuss chapter number 3, Nazism and the Rise of Hitler, part 1 in this worksheet. बट बिफोर वी स्टार्ट द लेसन हम कुछ हिटलर के बारे में बात कर लें। क्या कभी आपने ये शब्द कहीं पर भी कैसे भी पढ़ा है या सुना है? हिटलर हो सकता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सुना हो, कहीं कोई मूवी देखी हो जिसमें हिटलर का नाम आया हो। एक अभी लेटेस्ट एक मूवी आई थी, गोल्ड मूवी, जिसमें मिस्टर अक्षय कुमार हीरो थे और उसमें शायद हिटलर का थोड़ा सा पोर्शन दिखाया गया था क्योंकि वो जर्मनी का मैच दिखाया गया था। एट दैट टाइम हिटलर वाज द डिक्टेटर ऑफ द जर्मनी, तो वहाँ पर शायद हो सकता है सुना हो। लेकिन बहुत बार हमने ये भी सुना है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई क्या बात है, बड़ा हिटलर बन रहा है। भाई हिटलर क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे वो बहुत गुस्सा कर रहा हो या किसी को मार पीट रहा हो तो हम कह देते हैं कि हिटलर बन रहा है। तो हिटलर का नाम एक नेगेटिव वे में फेमस है। तो आज हम उसी की बात करेंगे और ये लेसन भी उसी के बारे में है कि हिटलर जो एक हिटलर था वो कैसे बना। हालांकि उससे पहले वो एक सिंपल लाइफ जीता था, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हुई जिसके कारण वो हिटलर बना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी यानी 1900 जहाँ से स्टार्ट होता है उसको 20th सेंचुरी कहते हैं। उसके अर्ली ईयर्स में जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था। फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire against the Allies England, France and Russia, later Italy and Romania। देखिए, जो कि बहुत पावरफुल एम्पायर था, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर अलाइड पावर के साथ, जो कि इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और बाद में इटाली एंड रोमानिया भी थे। तो उस समय देयर आर टू ग्रुप्स, देयर वर टू ग्रुप्स। फर्स्ट इज अलाइड पावर्स एंड द सेकंड इज सेंट्रल पावर्स। तो जो सेंट्रल पावर्स था उसके अंदर तो जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था एंड टर्की था, और जो अलाइड पावर था उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इटली एंड रोमानिया और लेटर ऑन अभी हम पढ़ेंगे अमेरिका भी था। इन 1917 USA also entered in the war. In 1918 central power Germany, Austria and Turkey were defeated by the Allies। और 1918 में जब अमेरिका भी इसमें आ गया तो जो सेंट्रल पावर्स थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, उसको डिफीट होना पड़ा, वो अलाइज से डिफीट हो गए, हार गए। After this, German emperor abdicated the throne। इसका मतलब क्या होता है? थ्रोन का मतलब राजगद्दी से उसको हटा दिया गया, उसको हटना पड़ा। एंड एट वाइमर अ प्लेस इन जर्मनी, जर्मनी में एक प्लेस का नाम वाइमर था, अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर वॉज एस्टेब्लिश्ड। और फेडरल स्ट्रक्चर के साथ एक वाइमर रिपब्लिक को एस्टैब्लिश किया गया, बनाया गया। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? दैट मीन्स अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और राइक्सटाग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल एडल्ट वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग विमेन। तो अब जो वहाँ लोगों को जो इलेक्शन होना था उसके लिए, जर्मन पार्लियामेंट के लिए जो भी डेप्यूटीज़ को इलेक्ट करना था, उसके लिए वहाँ पर इक्वल और यूनिवर्सल एडल्ट वोट्स का राइट देते हुए सभी एडल्ट, जिसमें विमेन भी थी, सबको वोटिंग पावर दे दी गई। दिस वॉज द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। तो यही वाइमर रिपब्लिक का बर्थ था और यही वाइमर रिपब्लिक था। आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, the one-sided peace treaty at Versailles, a place at Germany,
with the Allies was a harsh and humiliating treaty. और जर्मनी की डिफीट के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी डिफीट हो गया, हार गया, तो ये जो अलाइड पावर थी इन्होंने वन साइडेड पीस ट्रीटी की वर्साई में, जो कि जर्मनी में एक प्लेस का नाम है. द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी. सबसे पहले जर्मनी को क्या किया गया? डीमिलिटराइज किया गया. द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर. जर्मनी को ही पूरे इस वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया. एंड फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंट टू 6 बिलियन पाउंड्स. और उसको ज़बरदस्ती 6 बिलियन पाउंड्स का हर्जाना देने पर फोर्स किया गया, उसको कंपेल किया गया. द रिसोर्सेज रिच राइनलैंड एरिया ऑफ जर्मनी वाज ऑक्यूपाइड. जो जर्मनी का एक एरिया था राइनलैंड, उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया. वो रिसोर्सेज रिच था, वो रिसोर्सफुल सारा एरिया था वो. जर्मनी लॉट्स इट्स ओवरसीज कॉलोनीज. जो जर्मनी ने सारे अपने देशों पर जिस पर भी कब्जा किया था उन्हें उसको खोना पड़ा. 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया. यानी इन चारों देशों को उसको ये चीज़ें सौंपनी पड़ी, ज़बरदस्ती देनी पड़ी. Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. यानी जो पुराने उस ओल्ड एम्पायर ने जो भी गलतियां करी, जो भी पाप किए, उसका सबका हर्जाना इस नए, इन्फेंट कहते हैं नवजात, यानी जो अभी पैदा हुआ है, वाइमर रिपब्लिक को ही पे करना पड़ा. Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. तो बहुत सारे जर्मन लोग तो यही सोचते थे कि जो वाइमर रिपब्लिक बना है यही सब चीज़ों की जड़ है, यही रिस्पॉन्सिबल है हमारी हार का, और जो अब हमें जो इंसल्टेड फील करना पड़ रहा है, इन सब का भी पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वाइमर रिपब्लिक की है. वाइमर रिपब्लिक के कारण ही ऐसा हुआ है. हेयर इज़ अ मैप ऑफ जर्मनी. यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे साइंस भी दे रखे हैं. जैसे ये जो जिगजैग लाइन है, दैट मीन्स जर्मनी 1914, बिफोर 1914. और उसके बाद जो ऑरेंज एरिया है, दिस इज़ लैंड टेकन फ्रॉम जर्मनी, यानी जो लैंड जर्मनी से ले ली गई. एंड ये जो लाइट वायलेट कलर का है, लैंड अंडर लीग ऑफ नेशंस कंट्रोल. एंड ये लाइंस वाला दिस एरिया इज़ डीमिलिटराइज जोन. दैट मीन्स यहाँ से मिलिट्री को हटा लिया गया. तो इस तरीके से ये डैम आप देखेंगे कि जर्मनी उस समय बहुत ही एक पावरफुल एम्पायर था, जिसने बहुत सारे जो एरियाज थे उनको कैप्चर कर रखा था. सो नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द कंट्रीज which were the part of Central Powers and Allied forces during the First World War. The answer is Allied forces are England, France, Russia, Italy and Romania, and later on America. And the Central Power is Germany, Austria and Turkey. Second question is, how was the Weimar Republic democratic? Answer is Weimar, a place in Germany. A democratic constitution with the federal structure was established. यानी जर्मनी को एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ स्टैब्लिश किया गया. डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और राइक्सटैग, जिसको हम राइक्सटैग भी कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल एडल्ट वोट्स, और एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं इसे, कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वीमेन. यानी वीमेन के इंक्लूडिंग सभी जितने भी एडल्ट लोग थे सबको ये राइट दिया गया, वोटिंग राइट. Thus we can say Weimar Republic is a democratic. And the third question is, which were the harsh conditions of the Treaty of Versailles? Why it was called humiliating? तो जो वर्साई की जो ट्रीटी थी उसकी हार्श कंडीशन क्या थी और इसको क्यों ह्यूमिलेटिंग कहा गया? आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, the one-sided peace treaty at Versailles, a place at Germany, with the Allies was a harsh and humiliating treaty. तो देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में वन साइडेड एक ट्रीटी की गई, किसके द्वारा? जो कि अलाइड फोर्सेस थे उन्होंने की, और सारी की सारी चीज़ें जर्मनी के ऊपर
वो इम्प्लीमेंट कर दी। द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, मिलिट्री से लेस कर दिया। द वार गिल्ट क्लॉज held Germany responsible for the war, forced to pay compensation amounting to 6 billion pounds। सबसे बड़ा जो उसके ऊपर कंपनसेशन लगाया वो ये लगाया कि उसे 6 बिलियन पाउंड्स देना पड़ेगा। द रिसोर्सेज रिच राइनलैंड एरिया ऑफ जर्मनी वाज ऑक्यूपाइड, जो जर्मनी का एक राइनलैंड एरिया था जो कि रिसोर्स से रिच था, उसको ऑक्यूपाइड कर लिया। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, यानी जो जर्मनी ने जीती थी देश, उनको भी उसको छोड़ना पड़ा। अ 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% of its territories, 17% of its iron and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania, और इन देशों को उसको अपनी ये चीज़ें देनी पड़ी। They were called humiliating because the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of old empire। तो देखिए कि जो पुराने लोगों ने जो भी कुछ गलत किया उसका हर्जाना इस नए वाइमर रिपब्लिक को भोगना पड़ रहा था, उसको ही फेस करना पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 इज, वॉज इट फेयर टू हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर गिल्ट अकॉर्डिंग टू यू? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कि आपके हिसाब से क्या जर्मनी को ही पूरे इस वार का गिल्ट ठहराया जाना चाहिए, पूरा रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए? तो माई सजेशन इज इट वॉज फेयर टू होल्ड जर्मनी, नो इट वॉज नॉट फेयर, यहाँ पर आना चाहिए it was not, sorry मैंने not नहीं लिखा, it was not fair to hold Germany responsible for war guilt. The reason for this, that along with Germany, Austria and Turkey were also at war with the Allied forces, but Germany suffered most of the damages, which I do not think is right। यानी जर्मनी के साथ साथ ऑस्ट्रिया और टर्की भी तो अलाइड फोर्सेस से लड़ रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो डैमेज मिला, जो भी इतनी ज़्यादा हार्श कंडीशंस उसको मिली, वो जर्मनी को ही मिली। तो मेरे हिसाब से विच आई डू नॉट थिंक इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, इफ़ यू वर अ जर्मन सिटीजन एट दैट टाइम, व्हाट वर योर व्यूज़ और फीलिंग्स और इमोशंस अबाउट द ट्रीटी ऑफ वर्साई? तो अगर हम उस समय जर्मन सिटीज़न होते तो हमारे मन में भी क्या फीलिंग्स होती? तो माई सजेशन इज़, इफ़ वी वर जर्मन सिटीजन्स एट दैट टाइम, वी वुड ऑल्सो हैव अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड टूवर्ड्स द ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो हम भी उससे नफरत करते, बिकॉज द एलाइज टेकिंग यूनिलेटरल डिसीजन, उन्होंने वन साइडेड डिसीजन लिया, इन्फ्लिक्टेड ऑल द डैमेजेस ऑन जर्मनी, जो सारा का सारा डैमेज जो भी उसको रिस्पॉन्सिबल पूरा जर्मनी को ठहराया गया। डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग मच ऑफ जर्मनीज टेरिटरी एंड रिसोर्सेज, और जर्मनी की सारी टेरिटरी और रिसोर्सेज भी लेने के अलावा, ही वॉज फाइंड 6 बिलियन पाउंड्स, उसे 6 बिलियन पाउंड्स का फाइन भी किया गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, observe the above given map of Germany and name any 2 territories lost by it after the Treaty of Versailles। वर्साई की ट्रीटी के बाद उसने कौन सी 2 टेरिटरी अपने खो दी? तो ऊपर हमने देखा ना, वहाँ पर जो ऑरेंज वाला एरिया है वो सारा का सारे टेरिटरी जर्मनी ने लॉस्ट कर दिया था। तो उसमें से कोई 2 लिखनी है, मैंने लिखा वेस्टर्न प्रूशिया एंड अपर सिलेसिया। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।